नाउ क्वेश्चन बनता है कि कनेक्ट 3 resistors in parallel combination and and find their equivalent resistance. थ्री रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ो और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो. So let us connect 3 resistors in parallel combination और ये हमने 3 resistors को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया है. There is one ammeter and one key is also there और इनके रेजिस्टेंस हैं R1, R2 और R3. ये अलग अलग रजिस्टर्स हैं जो कि डिफरेंट हैं और ये प्लस है और ये माइनस है. इसका साइन प्लस है, ये माइनस है. नाउ लेट R1, R2 एंड R3 resistors are connected in parallel combination. Now Anisha, what is parallel combination? So if one end of all resistors are connected together and other end of all resistors are separately connected together, then such connection is called parallel combination. ठीक है. मान लो अगर ये डिफरेंट रजिस्टर्स हों तो इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप किस में होगा? सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले में या सबसे कम वाले में? सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले में. सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला किसने कहा? कौन उसकी तरफ है? श्रेयान ने बोला. अनीशा आप बताओ किस में ड्रॉप सबसे ज़्यादा होगा? बताइए. सबसे कम रेजिस्टेंस वाले में. सबसे कम रेजिस्टेंस वाले में सबसे ज़्यादा ड्रॉप होगा. सृजन, यस सर. सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप किस में होगा? सब में सेम है बोलो. सर. सेम होगा सर. अब ये तो कह रहे हैं इक्वल होगा. तुम किसी भी रास्ते से जाओगे तो उतना ही पैसा खर्च करोगे क्योंकि वोल्टेज इन सभी में सेम होगा. क्योंकि वॉट एवर, मान लो कि अगर एक ये सेल है और इसमें 2 अलग अलग रजिस्टर्स लगे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से 2 वोल्ट का, ये 2 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है. क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है तो इधर बड़ा दिखाना चाहिए. तो रास्ते में तो नहीं गिराएंगे 2 वोल्ट की, रास्ते में सड़क में पैसा गिराते जाएंगे. कॉपर वायर पे गिरा देंगे कि किसी स्टॉल पे गिराएंगे. तो 2 वोल्ट है. अच्छा, यहाँ भी 2 वोल्ट है. 2 वोल्ट का मतलब 2 जूल पर कूलम. 1 कूलम चार्ज जहाँ जाएगा तो 2 वोल्ट उसके पास पैसा है. ठीक है. 10 दोस्त जाएंगे तो उनके पास 4 समोसे का पैसा है. तो इस तरीके से 2 वोल्ट. और ये 0 वोल्ट है तो ये सब 0 वोल्ट है. यहाँ भी कुछ नहीं गिरा होगा क्योंकि यहाँ तो कंडक्टर में थोड़ी ना ड्रॉप होता है. ड्रॉप तो रजिस्टर में होता है. तो इसके और इसके बीच ड्रॉप कितना हो गया? इधर 2 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है. तो इधर 2 वोल्ट का हुआ और इधर कितना हुआ? इधर 2 है, इधर 0. इधर भी 2 वोल्ट ही होगा. 2 वोल्ट. तो इस तरीके से चाहे कोई इस रास्ते से जाए या इस रास्ते से, तो वो देयर आर अल्टरनेट पाथवे. तो आप कुछ भी कर लो, आपका उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा whether you opt any path. So in case of parallel combination, अनीशा क्या चीज सेम रहती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? बताइए. ड्रॉप. और करंट क्या डिफरेंट रहती है? प्रांजल, हाँ, करंट डिफरेंट रहती है.
टीचर हाँ बोलो का क्वेश्चन बता दीजिएगा। कि क्या डिफरेंट आर्म्स में करंट डिफरेंट होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में? हाँ सर, यस सर। अगर जिसका सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, क्या सबसे ज़्यादा करंट उसमें फ्लो करेगी? सर बराबर सर। किसका कम होगा? जिस सर इक्वल करंट इक्वल होगा। अब देख लो, ये अलग अलग होता है सर। देखना पड़ेगा ऐसे तो। अच्छा किस करेक्ट सर, अलग होता है। ओके ओके देख लेते हैं। प्रवीण ने कहा इक्वल होगा। पहले हम प्रवीण का थोड़ा सा एक डाउट क्लियर करें, फिर तो आगे बढ़ें। ये 1 ओम है और ये 2 ओम है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अच्छा फर्स्ट वाले में देखो ये 1 ओम है तो V इज इक्वल्स टू आई आर लगाओ। V1 इज इक्वल्स टू I1 R1। V1 लिखने की तो जरूरत नहीं क्योंकि V सेम है दोनों में, तो V2 है। तो पहली आर्म में 2 लिखो, I1 का पता नहीं और R कितना है 1 ओम। तो बताओ I1 कितनी हो गई? 2 एम्पियर हो गई। अच्छा अब सेकंड वाले में देखो, इसमें V दिया है और R दिया है, I नहीं दिया है। पहले वाले में भी देखा V और R दिया था, I निकाल लिया, ओम्स लॉ से निकाला है। अब सेकंड वाले में देखो V इज इक्वल्स टू I2R2, क्योंकि V तो सेम हो गया, ये तो हम जानते ही हैं कि चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से। यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 0 है, तो ड्रॉप तो 2 का हुआ। अच्छा I2 हमें पता नहीं, ये 2 है, तो I2 कितना हो गया? I2 1 एम्पियर हो गया। तो प्रांजल ये बताओ कि करंट किस में ज़्यादा होगी? जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें से ज़्यादा करंट जाएगी कि जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसमें से? सर 1 एम्पियर वाले से जाएगी। एम्पियर से हमें कैसे पता चल जाएगा? हमको ये बताओ, रेजिस्टेंस के बेसिस पे बताओ तो कुछ हमें हमारा भी फ़ायदा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो किस में करंट ज़्यादा जाएगी? जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। आप बोलो। जिसमें रेजिस्टेंस कम हो किसमें करंट ज़्यादा जाएगी? जिसमें रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस तो इसमें कम है, इसमें कितनी करंट जा रही है? सर इससे 2 एम्पियर आ रहे हैं। अच्छा इसमें 2 एम्पियर जा रही है और इस वाले में सर इसमें 1 एम्पियर। 1 एम्पियर जा रही है। तो इसमें 2 एम्पियर है, इसमें 1 एम्पियर है। सो द आर्म इन विच रेजिस्टेंस इज लेसर देयर द करंट इज मोर। देखो यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो करंट, क्योंकि इन्हीं का प्रोडक्ट तो 2 होना है। R और I इंटू R ही तो V होता है। तो एक चीज बढ़ जाएगी तो दूसरे को कम नहीं होना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई? नाउ अब जैसे देखिए कि हमारे पास 3 आर्म हैं, तो ये है, ये 2 ओम है और 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रही है। 2 ओम और 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। अच्छा ये 1 ओम है और इसमें 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। तो ये 0.5 ओम है। तो अनीशा इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी? हमें पता नहीं है, इसलिए कुछ हेल्प कर दो। अनीशा एम आई ऑडिबल? Yes, sir. तो बताओ इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी? ये 0.5 ओम है इसका रेजिस्टेंस। ईशान लिखा मत करो आंसर। हाँ बोलो सर ईशान बोलो। सर सर 8 एम्पियर। 8 एम्पियर इन्होंने बताया, ईशान ने, कि अगर ये फर्स्ट टर्मिनल है, ये सेकंड टर्मिनल है और ये थर्ड टर्मिनल है और इनमें I1 R1 भी V है। भाई ये तो कह रहे हैं कि V इज इक्वल्स टू I1 R1, क्योंकि सब में V इक्वल है, और V इज इक्वल्स टू I2 R2 भी होगा और V इज इक्वल्स टू I3 R3 भी होगा। तो पहले से इन्होंने V निकाल लिया कि 2 इंटू 2 I1 R1 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया वोल्टेज? 4। अच्छा ये जो 4 वोल्ट आया इन्होंने सेल पे लिख दिया, बोला अब सभी में यही ड्रॉप होगा। दूसरे में भी वही है, 1 इंटू 4।
तो ये भी 4 वोल्ट है, सब में 4 होना है। और 3 बताओ 0.5 है ओम, तो आई कितनी होनी चाहिए कि 4 हो जाए? तो 8 होनी चाहिए, तभी ये 4 वोल्ट होगा, क्योंकि आप लोगों ने बताया कि सब में सेम पोटेंशियल ड्रॉप है। तो बताओ जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस था, क्या उसी में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करी? यस सर। और क्या सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस था उसमें सबसे कम करंट फ्लो करी? अच्छा, तो प्रांजल मुझे ये बता दो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम रहती है सारे रजिस्टर में, पोटेंशियल ड्रॉप या करंट? प्रांजल बताओ। ये बहुत अच्छा बताया, कैसे? भाई प्रांजल ने जब एक बार बता दिया तो उनको भी समझने दो ना, क्योंकि अब वो रियाज करके नहीं आए हैं तो फिर से वो कहते हैं कल का फिर से पढ़ाओ सर, तो फिर से पढ़ाना पड़ेगा। मान लो कल फिर नहीं आए करके रिवीजन, तो फिर से भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लास को पीछे खींच रहे हैं, तो फिर खींचने दो। जैसे कल इन्होंने देखा था कि एक में 2 वोल्ट का ड्रॉप था, यहाँ 3 वोल्ट का ड्रॉप था, और ये 1 वोल्ट का ड्रॉप था, और ये मिलकर 6 वोल्ट का हो गया था। तीनों को हमने जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? 3 रजिस्टर्स थे भाई। इन टेक्स्ट क्वेश्चन था, सब में करंट तो सेम होगी कि प्रांजल करंट अलग अलग थी क्या? एक ही वायर में जा रहे हैं, बोलो सेम है। और अगर मान लीजिए कि ये अलग अलग हैं, मान लीजिए ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 3 ओम है, अलग अलग रजिस्टर हैं, तो और सब में कुछ ना कुछ करंट होगी। तो मान लीजिए इसमें मैंने 1 एम्पियर करंट मान ली, 1 एम्पियर है, एक सर्किट में एक ही करंट जाती है, तो आई और आर करो कितना आया? 2। आई और आर करो तो 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा बताओ? 4 I1 R1। ये ओम्स लॉ याद रखना इस चैप्टर में, जिसने V इज इक्वल टू आई आर याद कर लिया उसी की जीत है, और नहीं तो फिर इस चैप्टर में भी स्ट्रगल करो और अगले में भी स्ट्रगल के लिए तैयार रहो। 2 चैप्टर खराब करने के लिए तैयार रखो जिसने वीर याद नहीं किया। अब देखो 3 इंटू 1 कितना हुआ? 3। तो इस तरीके से 2 + 4 + 3 कितना हो गया? 6 + 3 9, तो 9 वोल्ट हो गया। तो प्रांजल मुझे ये बात बता दो कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें सभी रजिस्टर्स में रजिस्टर्स डिफरेंट है, क्या चीज़ सेम रहती है? प्रांजल एम आई ऑडिबल? तो बेटा बताओ कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें क्या चीज़ सेम रहती है? करंट सेम रहती है कि पोटेंशियल ड्रॉप ईच रजिस्टर के क्रॉस? करंट सेम रहती है। और क्या डिफरेंट रहता है? पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा अनीशा, ये मुझे बता दो कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिफरेंट रजिस्टर में क्या चीज़ सेम रहती है और क्या डिफरेंट रहती है? सर इनका करंट डिफरेंट रहती है और पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है। चलो इतनी बात हो गई। सो अब हमारे पास ये बात पता चल चुकी है, इसे नोट कर लिया जाए जल्दी से जल्दी, जिससे कि फिर किसी से गलती ना हो। सो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या जो अभी कुणाल ने बताया और जो आपने बताया उसको रिकंसाइल करके एक साथ अनीशा बता सकती हो पूरा सेंटेंस? इन सीरीज कॉम्बिनेशन So in series combination, हाँ बोलो बेटा। In case of series combination, potential difference हाँ is different, but the current डिफरेंस जब बोलो तो अक्रॉस ईच रजिस्टर या अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर, ये भी तो बोलोगे ना, अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स इज डिफरेंट।
है डिफरेंट कि नहीं, देख लो ऊपर, डिफरेंट। एंड करंट, flowing through it, हाँ करंट में थ्रू बोलो और पोटेंशियल में अक्रॉस। एंड करंट flowing through it flowing is same. through each register is same। इसके आगे का सेंटेंस भी आप बता दीजिए कुणाल। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलो। In parallel combination, the potential difference कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप, जो भी बोलना चाहो दोनों ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अक्रॉस बोला करो, अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स। across different resistors is same, और and the current flowing through it is different. एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम, यानी ईच आर्म इज डिफरेंट। अब हमारी बात आती है कि इतनी तो आपने बात सही कर दी कि ये डिफरेंट होगी। अब आगे की बात करें। नाउ इफ इट इज डिफरेंट, तो हमारा सर्किट क्या है पैरेलल का, इसमें 3 रजिस्टर्स हैं और इसका वन एंड मैंने एक तरफ कनेक्ट कर दिया, दूसरा एंड एक तरफ कनेक्ट कर दिया, और फिर इसके बाद इसमें मीटर लगा दिया, की लगा दी, की क्लोज कर दी। कई लोगों ने क्लोज नहीं की थी जब सर्किट बनाया था, और एक यहाँ पर वोल्ट मीटर भी लगा दिया, क्योंकि सबके अक्रॉस ड्रॉप एक ही है। इसमें 3 वोल्ट मीटर नहीं चाहिए, इसमें V चाहिए, वही सेल पोटेंशियल भी है जो यहाँ है। अब ये प्लस की तरफ प्लस लिखो, माइनस की तरफ माइनस लिखो, ये एमीटर है, ये प्लस है और ये माइनस है। सो दिस इज़ एमीटर। अगर एमीटर देखा जाए तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है, इस नॉब को खोल लो, बंद कर लो, यहाँ से हम टाइट कर सकते हैं। ये नॉब है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस लिखा हुआ है। सो इट इज़ एमीटर। इसमें आप लीस्ट काउंट भी पता कर सकते हो। देखो 0 से 1 के बीच एम्पियर है ना, है, एम्पियर है ये एमीटर। तो एम्पियर में करंट, एमीटर है ना, तो एम्पियर में करंट फ्लो करेगा। और 0 से 1 के बीच कितने डिवीजन है, सर। देख लो आप, देख के बताओगे तो सही रहेगा। 0 से 1 कितने हैं, 0 से 5 के बीच ही 10 है। 0 से 1 20, 0 से 120। तो 20 डिवीजन है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया, 20 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1/20। 0.20, 1/20 कितना होता है, 0.05 ना। 0.5 तो 1/2 ही हो जाता है। तो इसलिए इसका लीस्ट काउंट हुआ 0.05। ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर में क्या है कि वोल्ट मीटर में भी आप देखो वैसे ही है कुछ। इसकी रेंज कितनी, वोल्ट मीटर की कितना मैक्सिमम मीजर कर सकता है, 3 एम्पियर। ये रेंज कहलाती है। रेंज भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसकी रेंज 3 क्या बताया, 3 वोल्ट बताना है। और वोल्ट्स मत लिखना कभी, यूनिट में एस नहीं लगता है। अच्छा, इसका ये लीस्ट काउंट बताओ, 0.05, यूनिट के साथ बताओ। 0.5 तो 1/2 ही हो जाएगा। 20 डिवीजन इज 1 वोल्ट। देख लो 20 डिवीजन है, आप काउंट कर लो, कोई जल्दी नहीं है। 20 डिवीजन दिख रहे हैं कि नहीं 0 से 1 तक। तो 20 डिवीजन 1 वोल्ट के बराबर है। तो 1 डिवीजन कितने के बराबर होगा, 1/20। सो इसलिए 0.05 होगा। अब जरा देखो कि हमारे पास इस तरीके से एक अरेंजमेंट है, और R1, R2, R3 जब इस तरीके का कम्बिनेशन बनाएं तो सब में करंट इंडिविजुअली दिखाएं। I1,
I2 और I3, और जो मेन सर्किट की करंट है वो I होगी, और इसमें लॉ ऑफ करंट लगेगा। लॉ ऑफ करंट क्या कहता है? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो करंट एंटरिंग एट द जंक्शन, इस जंक्शन पे कितनी करंट एंटर कर रही है? I इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग थ्रू दैट जंक्शन। किसी जंक्शन में जितनी गाड़ियां आएंगी उतनी ही तो जाएंगी, कि उस जंक्शन में ट्रेन बनाने की कोई फैक्ट्री है क्या कि 10 आएंगी और 12 जाएंगी? बोलो। किसी जंक्शन में अगर 10 ट्रेन आएंगी तो 10 ही जाएंगी, वहाँ कोई फैक्ट्री तो नहीं लगी है कि ट्रेन, तो जितनी करंट आएगी वही जाएगी। सो द ट्रेन एंटरिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग एट जंक्शन। यही है लॉ ऑफ करंट। तो ये हमने लगा दिया। अब जरा देखो कि अगर इसका हम एक इक्विवेलेंट एक बाजार से खरीद लाएं कि भाई हमें एक ऐसा रजिस्टर दे दो कि जो मुझे यही मेन सर्किट करंट दे, हमें 3 रजिस्टर नहीं चाहिए, बार बार इसमें टूट फूट होती है, तो वो आपको दे देगा, कहेगा इसमें से सेलेक्ट कर लो, मेरे पास बहुत सारे रजिस्टर हैं। मान लो आपने एक सेलेक्ट कर लिया, एक सेलेक्ट करने से बाई चांस आपको वही सर्किट करंट मिल रही है, तो ये माना जाएगा कि वो इक्विवेलेंट रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस इन तीनों का इक्विवेलेंट है क्योंकि वो वही करंट दे रहा है। तो इस तरीके से मान लीजिए ये आर पी है, आर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं और आर पी ठीक है। फिर से देख लीजिए क्योंकि यही इसका सेंट्रल थीम है, दिस इज कोर कॉन्सेप्ट, वी हैव सीन इट इन केस ऑफ, नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट ओनली। तो ये आर इक्विवेलेंट है और इसमें भी आई करंट है, तो अब इसमें ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ लगाओगे तो वी वोल्टेज है क्योंकि आपने उसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर करा है। तो व्हाट डज इट मीन बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? सृजन, The equivalent resistance is the resistance by the equivalent resistance. ओके। नाउ अनीशा, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? Sir, और समझ हैं क्या? बोलने दीजिए अनीशा। If a group of resistors either connected in series, parallel or mixed can be replaced with single resistor such that we get same circuit current with same source of potential difference, then such resistor is called equivalent resistor. अच्छा बताया है। नाउ इसी चीज को सृजन रिपीट करो। If we replace a single resistor by a group of resistors, then this resistor is said to be equivalent resistor, and the resistance by this resistor is the equivalent resistor. आप तो उसी चीज को रिपीट करने लगे, उसी लाइन को 2-3 बार बोल दिया। श्रेयान रिपीट करो। Yes, sir. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिफाइन करो। Sir, the resistance which is produced by the equivalent resistor is known as equivalent resistance. अनीशा एक बार आपको फिर से बोलना पड़ेगा। Sir, if a group of resistors either connected in series, parallel or mixed can be replaced with single resistor, then such that we get same circuit current with same source of potential difference, then such resistor is called equivalent resistor and its resistance is called equivalent resistance. चलो ईशान बताओ। Sir, if we can replace a single resistor in place of a group of resistors and the electric current flowing through the circuit is same in both the cases and the potential difference applied is also same in both the cases, then that resistance will be known as equivalent resistance. ठीक है प्रवीण, अभी आपको वो करने की जरूरत नहीं है उसी को रिपीट करने की, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए। आपने इंग्लिश में उनके भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता दिए जो हमने नहीं पूछा था। द ब्रोकन ग्लास इज ट्रेम्बलिंग, आपने तो ऐसा सब लिख दिया जैसे हमने संडे को पढ़ाया था। एग्जाम में नहीं पूछा, उनके भी सेंटेंस बना बना के अपने सब्जेक्ट पे। इतना तेज होने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा जाए बेटा उतना ही बताना है। आप तो एक तरफ से पूरा वैसा ही लिख देते हो जो नहीं भी पूछा गया है। नॉट दैट मच इंटेलिजेंसी और इंटेलेक्ट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो उतना ही बताओ जितना एग्जाम में पूछा गया, फिर पेपर छूट जाएगा।
तो इट इज लाइक दिस, तो V इज इक्वल्स टू यहाँ क्या होगा I R इक्विवेलेंट, ये दूसरा सर्किट है, ओम्स लॉ लगा दिया कि नहीं V पे, I R इक्विवेलेंट, इस पे ओम्स लॉ लगाओ, तो यहाँ V क्या होगा I1 R1, चेक करो I1 R1 होगा कि नहीं, V यही है क्योंकि V तो वही है सब में तीनों में, तो V क्या हुआ सभी में, तो V इज इक्वल्स टू I1 R1, V इज ऑल्सो इक्वल्स टू I2 R2, वही V है, दूसरे में भी वही है, तीसरे में भी वही है, V इज इक्वल्स टू I3 R3, और V इज इक्वल्स टू ऑल्सो, यहाँ से देखो जरा I R इक्विवेलेंट, I R इक्विवेलेंट, लेकिन हमें V नहीं चाहिए, हमको तो I चाहिए क्योंकि I रिप्लेस करना है, तो इसलिए I1 क्या होगा V बाई R1, ठीक है, V इज इक्वल्स टू V बाई R1, नाउ I2 is equals to V by R2 and I3 is equals to V by R3 and I is equals to V by R equivalent। बोलो बात सही है, यही I की जितनी भी वैल्यूज हैं they all should be placed, so in equation 1 putting the values, so placing values of I, I1, I2 and I3 in equation 1, so I की जगह डालो V by R equivalent, I1 की जगह क्या डालोगे V by R1, V by R2 और V by R3, V को कॉमन ले लो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड V बाई R इक्विवेलेंट, V कॉमन ले लिया, यहाँ तक बात समझ में आ गई, जो I1 I2 I3 की वैल्यू थी वो हमने इसमें डाल दी है, I1 की डाली, I2 की डाली, I3 की डाली, I की भी डाल दी, देख लो I की है, और फिर सबसे V क्या कर लिया कॉमन ले लिया, V और V को कैंसिल कर दो, दोनों में ऊपर है, और नहीं तो डिवाइड करके कर दो, डिवाइड करके करोगे तो भी यहाँ क्या बचेगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। नाउ अब देखो सेकंड स्टेप वापस बताना है, फिर से समझो, ये वाला बता दें, हाँ सर एक बार, हाँ तो I की जगह क्या रखा V बाई आर इक्विवेलेंट, क्या ये बात समझ में आ गई, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, अगर सिंगल रजिस्टर इन सब की जगह रिप्लेस कर दिया तो V इज इक्वल टू आई आर लगा दिया, इस पे ये V है, ये I है, ये R है। अच्छा पहले वाले में क्या लगाओगे, V इसमें भी है लेकिन वो I1 R1 है, जरा देख लो I1 R1, V इसमें भी है, सब पे V है, वही ड्रॉप है, लेकिन वो क्या है, और यहाँ पर भी V है, वो I3 R3 है। अच्छा ये नहीं पूछ रहा था सर, आप सेकंड स्टेप, सेकंड वाले में ये वाला क्लियर है, हाँ सर इसके बाद में अब इसमें V तो है, इसमें V सब में कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 बचेगा। अब V को इसके नीचे ले आओ और कट कर दो, जब इधर की ऊपर की चीज जाएगी तो यहाँ 1 बाई R इक्विवेलेंट बचेगा। सो अब ये आ गया, नाउ रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। प्रवीण इस बात को रिपीट करो, क्या सर, यही लिसनिंग की ही तो प्रॉब्लम है आपकी। अनीशा रिपीट करो। Sir, reciprocal of equivalent resistance is equal to the reciprocal of the sum of resistance. रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ, किसका सम, ऑफ रेसिप्रोकल, उनका भी रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम, 1 को रेसिप्रोकल कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सो ये हमने लिख दिया। नाउ प्रवीण एक बार फिर से रिपीट करो जो सेंटेंस है। बताइए। Until you project you can not learn, तो इसलिए जितनी बार पूछा जाए बताओ। आयुष आप बताइए। Yes, the reciprocal of equivalent resistance is sum of reciprocal of individual resistance. बहुत अच्छा बताया बेटा। सो इस तरीके से हमने देखा। नाउ इफ देयर आर ओनली 2 रजिस्टर्स तब क्या होगा? तो 1/RP, इसे RP भी लिख सकते हो क्योंकि पैरेलल है, तो 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा। तब दो के केस में ये हो जाएगा, 3 होंगे तो 3 हो जाएगा, 4 होगा तो 4 हो जाएगा। अब जरा देखिए कि हमारे पास 2 रजिस्टर्स हैं और हमें पता करना है सब कुछ, सारी चीज़ें पता करनी है। तो एक मैं सर्किट लेता हूँ जिसमें 2 रजिस्टर है, एक 1 ओम का रजिस्टर है, एक 2 ओम का रजिस्टर है। ठीक है। नाउ इस तरीके से हमने इसको लगा दिया और इसमें एक की लगा दी, ऐसे कनेक्शन कर दिया और ये करंट फ्लो कर रही है। नाउ अब हम देखेंगे कि इस तरीके के रजिस्टर्स बाजार में मिलते हैं। ये नाउ जैसे कि ये एक रजिस्टर है तो ये 50 पैसे का मिलेगा, ये दिस इज रजिस्टर। तो ये देख लो, इट इज़, ये सब 50-50 पैसे के रजिस्टर्स हैं। तो बाजार से कोई बड़ा भी ले सकते हो, ये है। नाउ इट इज़ रजिस्टर। सो दे तो आप बड़े बड़े बताए भाई, बड़े बड़े का मतलब क्या है? इतने ही बड़े हैं, फिगर में तो बड़ा करके दिखाया जाएगा। तो ये सब बहुत आजकल चीज़ें बहुत मिनिएचर होने लगी हैं। आप फ़ोन देखो कितना छोटा हो गया, सिम कितना होने लगा है, माइक्रो सिम आने लगा है। ये इलेक्ट्रॉनिक ईरा है, यहाँ चीज़ें बहुत अब धीरे धीरे इतनी छोटी होती चली जा रही हैं कि दैट इज़ ऑफ मिनिएचर साइज। सो रजिस्टर्स बहुत पतले पतले आने लगे हैं। सो ये सारे रजिस्टर हैं, ये रजिस्टर। ये देखिए। सो इट इज़ ऑफ वेरी स्मॉलर साइज। अगर आप देखें सो इट इज़ इस तरीके से होगा। तो आप बता सकते हो कितने ओम के हैं सर ये? ये इसको बताने का तरीका 12th में आपको सिखाया जाएगा कि कितने ओम का। इसमें जो कलर के बैंड है ना, कलर के बैंड से पहचाना जा सकता है। तो कोई 1.27 × 10⁻⁻4 ओम का है, तो अलग अलग तरीके के हैं। तो इसमें कलर के बैंड हैं, तो जो कलर के बैंड हैं उनसे देख के आप पता लगा सकते हो। सो दैट यू कैन लर्न, अदरवाइज इन एनी अदर क्लास वी विल सी इट। तो उसका पूरा चार्ट है, उससे सीखने को मिलता है कितने ओम का है। वरना आप बाज़ार से लेके आओगे तो वो आपको जो होगा दे देगा उसी डिब्बे से निकाल के। सो देयर आर वेरियस रजिस्टर्स। अब देखें कि हमने ये लगा दिया रजिस्टर, एंड इसके बाद यहाँ पर 4 वोल्ट की बैटरी ले ली। अब मुझे ये बात पता करनी है, कई चीज़ें चाहिए। पहला, हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, आर इक्विवेलेंट। दूसरी चीज़ पता करना चाहते हैं मेन सर्किट करंट, करंट इन R1 आर्म, करंट इन R1 एंड R2 आर्म, या ये कह सकते हो 1 ओम एंड 2 ओम आर्म। ये पता करना है। क्या सृजन 1 ओम वाली आर्म में कितनी करंट है ये बता सकते हो? 1 ओम वाली? हाँ, V is equals to IR होते तो सर V यहाँ पे सर 4 है तो IR तो होगा सर 4 आएगा सर। चलो ये तो आपने बता दिया 4 एम्पियर। प्रवीण I2
यानी 2 ओम वाली आर्म में कितनी करंट है? 3 एम्पियर। ये ठीक बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 2 से 2 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो 2 2 जा 4, क्योंकि भाई प्रवीण ने क्या किया होगा वो हम बता रहे हैं। इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? I2R2, तो V को 4 रखा, क्योंकि जो ये सेल पोटेंशियल है वही ड्रॉप है, तो इन्होंने I2 यहाँ रखा, ये मन ही मन में किया है, उन्होंने पेन का भी यूज़ नहीं किया, और इंटू 2, और मन ही मन में इसे खट से 4/2 निकाल लिया, देख लो। सो इस तरीके से 2 एम्पियर आ गया। यही सृजन ने भी किया, भाई प्रवीण ने भी किया, तो इट इज़ 2 एम्पियर। तो सर्किट करंट कितनी हो जाएगी प्रवीण? ओके, व्हाट विल बी मेन सर्किट करंट? आयुष दोनों भैया कितनी? ब्लर हो गई सर स्क्रीन। ओके ओके, कॉल कर। ठीक 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 ठीक। हाँ यार बंदूक यार कितने सारे नंबर आ रहे हैं? ठीक है हाँ भाई सब चीज पागल है भैया। अमित को मार के आ गया यार, कैसे? अभी देखो, अभी कैसा है? इज इट क्लियर? तो ये मुझे बताओ, आयुष ये बताइए कि सर्किट करंट क्या है, मेन सर्किट करंट? अनीशा बताइए। 6 एम्पियर, क्योंकि 6 एम्पियर यहाँ से छूटी करंट, 4 एम्पियर उधर गई, थोड़ा पानी नदी का उधर चला गया, थोड़ा इधर गया, क्योंकि करंट इज फ्लोइंग चार्ज ओनली, इट इज अ फ्लक्स, तो जितनी होगी टोटल ही तो डिवाइड होगी। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, द करंट एंटरिंग एट जंक्शन इज करंट सम ऑफ करंट लीविंग एट जंक्शन, इस तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये 6 एम्पियर हो जाएगी, ये हो गई। लेकिन इसी चीज़ को सर्किट करंट को निकालना होता तो अनीशा कैसे निकालती, वो तरीका मैं बता रहा हूँ। वो सबसे पहले आरपी निकालती। अच्छा, आरपी के लिए क्या करती? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करती, और R1 की जगह क्या रखती और R2 की जगह क्या रखती? ये रख देती, जो उनकी वैल्यू है वो रखी जाती। आफ्टर दैट दिस इज 1 2 जा 2, तो यहाँ 2 आया, और 2 1 जा 2, तो ये कितना आ गया? 3/2। नाउ प्रवीण, आरपी कितना हो गया? हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो। 3/2। चलो ठीक है, हिमांशु आप बताओ। बोलिए। रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना। 1/RP इज इक्वल्स टू 3/2। अब इसको पलटो ऑन इन्वर्टिंग। RP इज इक्वल्स टू, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू 2/3। दोनों तरफ पलट दो, तो यहाँ RP/1 कर दो, 1 से तो कोई मतलब नहीं है ना, तो हमेशा पलट के बताया करो। ये नहीं कि वही ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, जो भासता है वो सत्य नहीं है, और जो नहीं भासता वही सत्य है। ठीक है, ये गीता में भी कहा गया है। सो उन्होंने देखा और उन्होंने बता दिया, सामने जो है वही उन्हें दिख गया। ऐसे नहीं करना है। इफ देयर इज सम अलजेब्रा इन्वॉल्व देन यूज इट। तो RP इतना आ गया, अब हमारे RP आ गया। अनीशा, मैं फिर अब सर्किट करंट कैसे निकालूं? तो इन दोनों रजिस्टर को, हाँ बोलो। क्यों? क्योंकि आपने इसका दोनों का क्या किया, इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। आपने सोचा दोनों की जगह मैं एक R इक्विवेलेंट बाजार से खरीद के ले आता हूँ और वही लगा दूंगा, और वो मुझे वही करंट देगा जो कि 4 वोल्ट के साथ देता है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बताओ? RP 2/3 आया ओम। सो इट इज 2/3 ओम। अब R इक्विवेलेंट की जगह RP लिख सकते हो, ये एक ही चीज़ है, बुक RP लिखती है तो RP लिख लो। अब देखो, अब ये आ गया। अब आपने जो बात कही है कि V इज इक्वल्स टू I/RP, V कितना है? 4, I का पता नहीं,
ये कितना है 2/3, तो 4 इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू आई, तो 2 से इसे काटो तो ये कितना हो गया 6 एम्पियर हो गई, इतनी बात हो गई। नाउ अब इसके बाद 6 एम्पियर हमारे पास क्या आ गई सर्किट करंट, और अलग अलग आर्म में तो आप लोगों ने निकाल ही लिए कि कितनी कितनी करंट है। ओके, दैट वी हैव फाउंड आउट। और वो कैसे फाउंड की गई है, सो करंट इन 1 ओम आर्म, ये देखो ये हमने सर्किट करंट निकाल ली, इस सर्किट करंट क्योंकि जब टोटल रेजिस्टेंस आ जाए तो टोटल रेजिस्टेंस को सिंगल माना जाना चाहिए। ये आरपी हो गया, ये वी हो गया, और आई निकाल लो। इसके लिए आपको ओम्स लॉ का इस्तेमाल करना चाहिए। जब दो चीज़ें पता चल जाती हैं तो सर्किट की करंट पता चल जाएगी। अब करंट हमें पता चल गई, लेकिन हमें तो अलग अलग आर्म में चाहिए। तो क्या इस पर जो ड्रॉप है वही इस पर ड्रॉप है? क्या जो V है वही I1 R1 भी है, और जो V है वही I2 R2 भी है क्या? क्योंकि V तो सेम है, पैरेलल में तो V सेम होता है। तो V इज इक्वल्स टू I1 R1, V तो हम सबको पता है 4 वोल्ट है, देख लो 4 वोल्ट है। तो अब I1 हमें नहीं पता कि इसमें कितनी करंट है, लेकिन R1 क्या है 1 ओम है, तो I1 कितना हो जाएगा सो I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। सो करंट इन 2 ओम आर्म, हिमांशु कैसे निकालेंगे करंट इन 2 ओम आर्म? बोलो बोलो। V इज इक्वल टू आई आर न लगाइए, I2 R2 लगाइए सिंबल के साथ। सो फिर क्या क्या वैल्यू रख दें, कहाँ कहाँ? फोर I2 और 2, I2 R2 कितना है 2, सो I2 कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 4/2, सो I2 कितना हो गया 2 एम्पियर। अच्छा, अमित कुमार इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, वो कह देंगे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, चूंकि I 6 है लिख देंगे यहाँ 6। अच्छा, I1 यहाँ से निकाल चुके हैं, कहेंगे क्यों ना I1 डाल दिया जाए, तो 4 डाल देंगे। कह रहे हैं कि I2 के लिए हम ओम्स लॉ नहीं लगाना चाहते, क्योंकि जितनी करंट का सम है, निकलने वाली करंट इज इक्वल्स टू एंटर करने वाली करंट, इन्होंने I2 ऐसे ही निकाल लिया। तो इनका भी आंसर सही आया। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी सही काम कर रहे हैं। नाउ अब देखते हैं, there are certain questions and examples for parallel combinations also. Now we are having example 12.8 तो 12.8 एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 12.8 कहता है कि इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन 12.10 सपोज द रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर हैविंग 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली। तीन वैल्यू ली गई हैं, तो वो पैरेलल में ही हैं 12.10 फिगर में। सो एक रजिस्टर 5 ओम का, 10 ओम का और 20 ओम का, तीनों को आप समानांतर क्रम में इन तीनों प्रतिरोधों को लगा दें और इसको फिर सेल से जोड़ दें, बैटरी से जोड़ दें, जो कि 12 वोल्ट की बैटरी है। अब वो सिंगल की भी बैटरी हो सकती है, बाजार में तो 12 वोल्ट की भी मिलती है। एसएस केमिकल्स में चले जाइए, वो 12 वोल्ट की देता है। ठीक है, अब देखिए, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है। दिस इज 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। अच्छा, ये मैंने कर लिया। कुणाल, ज़्यादा चीज़ें आपसे नहीं पूछूंगा, सिर्फ इतनी बात मुझे बता दो कि सबसे ज़्यादा करंट किस में से फ्लो करेगी। एक की भी लगा दो,
एमीटर भी लगा देते हैं। बोलो किस में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करेगी? सर जिसमें सबसे कम ओम का रेजिस्टेंस। ये बिल्कुल सही है। और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप किस पे होगा? पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम रहता है। बहुत अच्छा बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लगा दिया वोल्टेज, जो कि वही रीडिंग लेगा जो यहाँ सेल पोटेंशियल है। अब जरा देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर पूछ रहा है। सो करंट थ्रू 5 ओम, 5 ओम में से कितना जाएगा? अगर मैं इसे फर्स्ट आर मानूं, इसे सेकंड आर मानूं, इसे थर्ड आर मानूं और इनमें बहने वाली करंट I1, I2, I3 रखी जाए, तो कुणाल आप ही बता दें मैं करंट थ्रू 5 ओम के लिए क्या फार्मूला लगाऊं? सर V इज इक्वल टू I1 इंटू R1। बहुत अच्छा। V क्या लिखूं? 12 वोल्ट, क्योंकि जो सेल पोटेंशियल है वही सब में ड्रॉप होगा। अच्छा I1 पता करना है, R1 क्या है 5, तो I1 कितना आ गया 12/5, दैट इज इक्वल्स टू 2.4 एम्पियर। ओके ये आ गया। नाउ करंट प्रवीण, करंट थ्रू 10 ओम के लिए करंट बताएं प्रवीण, क्या फार्मूला लगेगा? सर V इज इक्वल्स टू I2 R2। चलो क्या क्या लिख दूं? V होगा सर V12। हाँ सर I फाइंड करेंगे तो I2 लिख दो और R वो 10 ओम। चलो, तो I2 कितना आ जाएगा? I2 सर I2 आएगा सर 1.2। ठीक बताया, 1.2 एम्पियर आ गया। नाउ अस्मित आर यू देयर? तो करंट थ्रू 30 ओम, 30 ओम के लिए फार्मूला बताइए। सर V इज इक्वल टू I3 R3। बोलिए। सर V होगा 12, सर 12 इज इक्वल टू I3 इंटू 30 ओम। चलिए तो I3 क्या हो गया 12/30। 3 से कट करना ठीक रहेगा कि 4 से? सर 3 से, 3 4 जा 12 और ये 10, तो कितना आ गया? 0.4। तो I3 हो गया 0.4 एम्पियर। एम्पियर नहीं लिखा है, गलती कर दी है। सो इट शुड बी यूनिट के साथ ही लिखना है। अच्छा अब हमारे पास I1 आ गया, I2 आ गया और I3 आ गया। तो अब हमें सर्किट करंट निकालनी है, टोटल करंट इन सर्किट। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है बी पार्ट, दैट इज सर्किट करंट। यश कुमार, सर्किट करंट के लिए क्या करें? यश आर यू देयर? Yes, sir. बेटा बताओ सर्किट करंट कैसे निकालें? Sir, I equal to I1 plus I2 plus I3. I1 प्लस I2 प्लस I3, ये बात सही है। सो I1 की वैल्यू 2.4 है, इसकी 1.2 है, इसकी 0.4 है। इन सभी को जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा 3.6, Sir, 4 ampere. 4 एम्पियर आ गया। अब सी पार्ट में क्या कह रहा है? टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस श्रेयान आप बताइए, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें? V इक्वल टू IR। Sir, मैं बताऊं? V इज इक्वल्स टू आई आर। देखो इनकी पहले बात सुन लेते हैं, ये अच्छा बता रहे हैं इसलिए श्रेयान की ठीक लें। V इज इक्वल्स टू IRP। इन्होंने बोला हम क्यों फार्मूला यूज करें, जब हमें सेल पोटेंशियल पता है। फिर हम आपकी भी सुन लेंगे और I भी मालूम है। कह रहे हैं हमको तो टोटल करंट पता है और RP लिखना चाहते हो ना। सो बहुत जीनियस आइडिया दिया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके का आंसर देते हैं। सर पोटेंशियल 12 है। और ये I है,
तो पोटेंशियल 12 लिख दो, टोटल पोटेंशियल जितने का 12 है 12 लिखो। और इनको टोटल करंट भी मिल गई ऊपर से इन्होंने कहा टोटल करंट है, टोटल पोटेंशियल है, तो क्यों ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए। तो ये 4 है और अब आरपी लो, तो आरपी के लिए क्या हो जाएगा 12, तो आरपी इज इक्वल्स टू 3 ओम। अब आप बताइए यश कुमार, आप कौन सा तरीका बता रहे हैं। सर V/RP इक्वल टू वी ना लगाओ, वी की जरूरत नहीं, वी कट गया था। सर 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये 1/5 है, ये 1/10 है और ये 1/30 है, इनका एलसीएम 30 आ जाएगा। और 5 6 या 30 और 10 3 या 30 और 3 1 या 30, बताओ 10 आ गया। सो 1/RP इज इक्वल टू दिस। सो अब इसको पलट दो, जब 1/RP इतना आया है, सो 1/RP इज इक्वल टू 1/3। इसको पलट दीजिए, इन्वर्टिंग इट, तो क्या हो जाएगा RP इज इक्वल टू 3 ओम। समझ में आई? बोलो श्रेयान ने तेज दिमाग लगाया कि नहीं? जो आप इतने बड़े फार्मूले से निकाल गए वो उन्होंने तुरंत ही निकाल लिया। अब हम करेंगे अदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 12.9, देखो 12.9 मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, सो इट इज इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। नाउ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये इस तरीके का रजिस्टर है। अच्छा, बीच में एक आपके में सीधा आर्म भी बना है, वो गलत है, वो मिसप्रिंट है। अगर ऐसे सीधी बीच में आ गई ना तो सारी करंट उसी से चली जाएगी। अगर बीच में चौड़ा रास्ता मिल गया तो करंट क्यों रजिस्टर से जाएगी। आप उसको सीधा रास्ता दे तो सारा गंगा का पानी वहीं से निकल जाएगा। वो गलत है जो बीच में बनाया, मैं उसे हटा दे रहा हूँ, ठीक है? आप भी हटा देना। पुरानी बुक में था ये मिसप्रिंट। अच्छा, नए में नहीं है? ओके, ठीक है, चलिए। तो इट इज ये हमारे पास 4 सेल ऐसे लगाए हुए हैं। सर हाँ बोलो। सर जब पैरेलल बनाते हैं तो सर ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो सर होता है एक सेल का, उसके बीच में जो लाइन खींचते हैं वो जरूरी है। हाँ जरूरी तो है, थोड़ी लाइन होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे कैसे छोटे के बाद बड़ा कैसे बना दोगे, बिना लाइन के कैसे मिलाओगे? छोटे से मिला ही दोगे क्या उसको? नहीं सर, मतलब वो जो आपने कनेक्ट किया ना नेगेटिव और पॉजिटिव को बीच में से वायर टाइप जो है सर। अगर नहीं करोगे तो बताओ, एक लाइन ड्रॉ की, अब अगली छोटी ड्रॉ की और फिर उसी पे बड़ी कर दोगे क्या? बोलो, ठीक है। कुछ तो लाइन ड्रॉ करोगे तभी तो बना पाओगे अगली। अब एक बनाया, छोटी बनाया, अब थोड़ा आगे बढ़ाओगे तभी तो अगली दिखा पाओगे, उसी पे ड्रॉ कर दोगे क्या अगला? अब देखो, ये 3 है पैरेलल में, इनको कनेक्ट कर दिया, फिर इसके बाद एक एमीटर लगा दिया। जो प्लस की तरफ से आ रहा है उधर प्लस दिखाओ, पोलैरिटी अवश्य दिखाएं, और ये माइनस वोल्ट मीटर कहीं नहीं है। और R1 R2 R3 R4 R5 हैं, R2 R3 R4 R5। करंट की डायरेक्शन भी दिखाएं और की को क्लोज दिखाएं। इतना हमने कर दिया। अब R1 R2 R3 कितना दिया है? ये 10 ओम है। दिस इज R2 40 ओम, दिस इज 30 ओम, it is 20 ohm and last one is 60 ohm. R1 and R2 किस में है ये बताओ? क्या ये R1 and R2 मतलब किस में है? क्या ये पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल। हाँ, सो लिखो R1 and R2 are in parallel combination। तो यस, फिर क्या फार्मूला लगाया जाए?
पुराना कौन सा है, R12। अब 12 लिखना, आरपी लिखने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे रजिस्टर हैं, अब पता नहीं इसका आरपी होगा कि इस पे। तो जब दो पैरेलल में हो तो R12 यानी 1-2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्यांक प्रतिरोध, और 1/R2। सो what will be their values, 1/10 और प्लस 1/40, इन्हीं दोनों की रख रहा हूँ। तो यहाँ 40 आ जाएगा, और 10 4 जा 40 और 41 जा 40, क्या आ जाएगा 5/40, 1/R12। तो प्रवीण R12 की क्या वैल्यू आ गई? सर इनकी आएगी कितनी? 3.8 चलो ठीक है, कुणाल बताओ। है। हाँ, सो इससे 1/8 आ गया, तो R12 क्या हो जाएगा, पलट दो दोनों चीज को, 1/R12 इज 1/8, तो R12/1, सो इट इज 8/1, दोनों तरफ पलट दिया, सो R12 क्या आ गया, इट इज 8 ओम। अच्छा, R3, R4 और R5 आपस में किस कॉम्बिनेशन में है? R4 एंड R5 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इन तीनों में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें भी फार्मूला लगा लें। ओके, नहीं हम तो यहाँ लिख रहे हैं ना, आप इसी में से बता दिया करो। सो 1/R345 ऐसे लिखा जाएगा, जिनका पैरेलल लेना है। इट इज 1/R3 और 1/R4 प्लस 1/R5। सो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/30, यहाँ से लो 30 20 60, इसका एलसीएम लीजिए। सो ये कितना आ जाएगा, 6/60। सो 1/R345, तो प्रवीण R345 कितना आ जाएगा? बहुत बढ़िया बेटा। सो इसको कैसे इन्होंने किया, 1/10, सो R345 इट इज इक्वल टू 10 ओम। अब ये जो चीजें आई हैं, मैं इस सर्किट से एक नया सर्किट बनाऊंगा, ऊपर वाले सर्किट से। ये जो मेरा सर्किट है, इससे मैं एक नया सर्किट बना लूंगा। उस सर्किट में सिर्फ ऊपर एक दिखाऊंगा रजिस्टर R12, और दूसरा रजिस्टर, एमीटर तो कहीं भी लगाया जा सकता है, तो दूसरा रजिस्टर भी यहाँ दिखा दिया, और R345 एमीटर तो कहीं भी लगा दो, एक एमीटर भी लगा दो, और 1 वोल्ट मीटर लगा दीजिए, ये सॉरी सेल पोटेंशियल लगा दीजिए, बाकी की लगा दीजिए। अब देखो कि ये की लगा दी, ये एमीटर हो गया, ये प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन दिखा दी। R12 कितना है, क्या ये 8 ओम आया था, 8 ओम, और ये अभी अभी कितना आया है, 10 ओम। तो ये मुझे बता दो देख करके सृजन, कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है कि सीरीज में है कि मिक्स्ड में है कि किस में, बोलो। सीरीज है ना, क्योंकि ये लगातार लड़ी में है, तार के मुड़ने से थोड़ी ना कुछ होता, तार तो सीधे भी कर लो, घर में तार मुड़े पड़े रहते हैं, तो उससे सीरीज पैरेलल बदल जाता है क्या? और बीच में मीटर लगने से भी कुछ नहीं, यहाँ मीटर लगा दो तो ठीक है, इतनी बात हो गई। सो इसलिए R12 एंड R345 आर इन सीरीज। सो इन, हाँ सर जब हमने सर ये वो ऊपर वो इनिशियल डायग्राम था सर ऊपर वाला, सर उसमें जब हमने देखी सर, हाँ सर ये R1 R2 पैरेलल है और R3 R4 R5 पैरेलल है, तो सर जो R12 और R345 भी तो एक दूसरे के पैरेलल है। ये चीज हमें देखनी चाहिए कि क्या ये इसके पैरेलल है, क्योंकि इसमें बीच में एक सर्किट लगा है, ये वाला। तो ऐसा अगर होता कि मान लीजिए इस तरीके से अगर होता सर्किट, तो हम कह सकते थे कि पैरेलल है। देखो ऐसा कुछ होता,
अभी यहाँ पर इसका एक एंड इधर के सेल से दिखा है, एक एंड इधर से, तो ये जो पूरा सेल है वो इस सेल की लड़ी से जुड़ा है और फिर जुड़ने के बाद तब सेल से जुड़ रहा है, यानी ये दो बल्ब अलग अलग हैं। तो इस सेल से तारा निकली, इसमें गई, फिर वही चीज़ आगे आई, अब इसको एक से रिप्लेस कर दिया। इसी को मैंने जानते हो कितना लिखा है, 8 ओम, और इसको कितना लिखा है, तो 10 ओम। तो अब यही करंट यहाँ से निकली, तो या ये कह सकते हो कि कुछ यहाँ से एनर्जी लेके वोल्टेज गया। ये कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट दिखा रहा होगा, देखता हूँ क्वेश्चन में, चेक करने से पता चलेगा। 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट अगर लेके गया तो पहले इस दुकान में जाएगा। क्या उसके पास कोई ऐसा आइडिया है कि दूसरी दुकान में जाए भी ना लौट आए? ये इसी से जाए तो 12 ओम पूरा खर्च कर दे। उसको दूसरी दुकान में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बच के नहीं आ सकता। इसमें से एक रास्ता अपना ले और इसमें से एक रास्ता अपना ले, वो भी कर सकता है, लेकिन दोनों से जाना पड़ेगा, वरना अपने सेल के अपने घर तुम लौट नहीं सकते कि एक से बच को। अगर एक से बाईपास कर लेते, तुम्हारा ये कहना ठीक है, तुम ये इस तरीके से कहना चाहते हो कि अगर ये 2 सेल होते और ये 3 सेल होते तो ये सॉरी ये रजिस्टर होते। अब ये देखो, इससे अगर ऐसे कनेक्शन होता तब मैं आपकी बात मान लेता। अब क्या इनके पास ऑप्शन है कि किसी एक रास्ते से चले जाएं? है, अब है, क्योंकि इस वायर को ऐंठ के जोड़ दो, इसको क्या करो ना, इसको ऐंठ दो, बिल्कुल मिला दो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा, और इसको भी चिपका दो, तो अल्टीमेटली सबको एक साथ जोड़ दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट इज ऑल द सेम, बिकॉज यहां अगर 2 वोल्ट है और ये कितना है बताओ, तो अब ये 2 वोल्ट है, तो बताओ वायर में करंट गिराएगा क्या? यहां पर ये अपनी एनर्जी छोड़ के जाएगा, रास्ते में तो पैसा नहीं गिराओगे ना। तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, यहाँ पर भी 2 वोल्ट, यहाँ तक भी ये नहीं गिराएगा, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, और यहाँ भी इसने नहीं गिराया होगा, तो 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, सिर्फ उसने दुकान में दिया होगा पैसा। तो अब मुझे बताओ, क्या सब में सेम पोटेंशियल ड्रॉप है? 2 0 2 0 2 0, तो ये पैरेलल हुआ। Okay, now it is parallel. When the potential drop is same and it is equals to cell potential, then it is parallel combination. जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 2 वोल्ट का है, किसी का माइक ऑन है क्या? ऑफ कर दीजिए। तो हाँ, पूछे किसका क्वेश्चन है? चलो कोई बात नहीं, ये 2 वोल्ट है तो ये लिखो 12 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, 2 का डिफरेंस चाहिए ना, हो गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 वोल्ट ही हो। कई बार क्या होता है कि न्यूट्रल वायर को पकड़ लो जो पोल से जा रहा है, उसमें भी झटका लग जाता है, उसमें भी रेसिडुअल करंट होती है। तो ये सब 12 वोल्ट ले लो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, मेरा कहने का मतलब है इस पेन को ऊपर उठाओ, यहाँ से यहाँ तक उठाने में भी 2 जूल की एनर्जी व्यय हो रही है, और तुम छत में 2 उठाओ वहाँ भी होगी, लेकिन छत तक जाते जाते पोटेंशियल बढ़ नहीं जाएगा mgh। तो कहीं पर भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये नहीं कह सकते हो कि मैं कहूँ 12 जूल और 10 जूल के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तब भी 2 जूल है, और 220 जूल और 222 जूल के बीच कितना, तब भी 2 जूल है। मैं तो आपको सिर्फ एक तरीके का सिम्बोलिकली समझा रहा हूँ। तो बस आपने भी पढ़ रखा है कि 2 पॉइंट के बीच में जितना 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कार्य किया जाता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ 2 वोल्ट का है, समझ में आई कि नहीं? अब वो 2 पॉइंट किसी भी हाइट पर हो, वो तीसरे खंड में भी हो सकते हैं, पहले खंड में भी हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, पैरेलल और ये जो सीरीज का वो था इशू, वो सॉल्व हुआ, तो हम आगे बढ़े। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। R12 सीजन से एक बात रह गई थी कि R12 एंड R35 आर इन सीरीज। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करें सीजन? देख लो, R12 एंड ये सब तो सीरीज हो गई ना, क्योंकि इससे जाओगे तो इससे भी जाना पड़ेगा।
तो अब मुझे बताओ कि ये दोनों सीरीज में है, तो अब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालूं? आर इक्विवेलेंट, इन दोनों को कम कर देंगे। हाँ इन दोनों का सम कर दो। सर 18 आता है इसका। तो ये 8 है, ये 10 है, सो दिस इज 18 हो जाएगा। 18 ओम। अब इसका एक सिंगल फिगर फिर बनाओ, इन दोनों को एक में अब कर लो, कह दो दुकानदार से मुझे अब एक रजिस्टर दो और 18 ओम का दो, क्योंकि दो जगह 50-50 पैसे खर्च करोगे, इससे अच्छा क्यों नहीं एक 18 ओम का करो, 50 पैसे तो बचेंगे। और जो मूर्ख होगा वो 5 जगह 50-50 पैसे खर्च करेगा, 2.5 रुपये का खरीद के लाएगा। और जो बुद्धिमान होगा वो एक ही ले आएगा 18 ओम का, 50, सभी 50 पैसे के हैं। समझ में आ गई बात? और ना उसको सोल्डरिंग करनी पड़ेगी, बड़े आसानी से उसका काम भी बन जाएगा। नाउ अब इसको हमने लगा दिया, इट इज लाइक दिस, और हमने एक 18 ओम का लगा दिया, तो दिस इज 18 ओम। ओके, एंड दिस, बोलो हमको भी बना बोलिए। ड्रॉ कर रहे हो। नहीं करना नहीं पड़ेगा, इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज इट इज नॉट नीडेड। तो मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से इक्विवेलेंट होता है। अब देखो इतना कर दिया। सो अब हमारा इसका सेकंड पॉइंट क्या है? टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो टोटल करंट किसने बताया था? बहुत अच्छा बताया था, कुणाल ने। सर श्रेयान। श्रेयान बेटा बताओ टोटल करंट कैसे निकालूं इसकी? सर B = IR। ठीक है, सो इट इज V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट इज दैट, इन दोनों का भी निकाल लिया। और इसके आगे लिख लीजिए ओम्स लॉ। सो ये 12 है, I का पता नहीं, ये 18 है, तो इससे I क्या हो जाएगा? 12/, अगर इसे 6 से कट करो सो 2/3, 2/3 क्या होता है? 0.667 एम्पियर। 3 से 2 को डिवाइड करो, डेसिमल लग के 0 आएगा, तो 3 6 या 18, फिर 2 आएगा, तो 3 6 या 18, तो 0.6666 आता जाएगा, तो यही लिख लो। सो द सर्किट करंट इज 0.667, और आपकी बुक में और अप्रॉक्सीमेशन किया है 0.67 एम्पियर। सर सेम तो सर श्रेयान ने बताया वैसा नहीं है। बोलो सर सेम लग रहा है मुझे। कैसे? सर आप तो बोल रहे थे श्रेयान का अलग फॉर्मूला है। श्रेयान का ये अच्छा फार्मूला है। अच्छा आप फिर क्या है ना कि वोल्टेज ड्रॉप निकालना पड़ेगा अलग अलग, तो इसमें करंट कितनी है, बस करंट हमें निकालनी यही है, सेम, कोई अलग से फार्मूला नहीं है श्रेयान का। ये है कि श्रेयान को समझ में आ गया है ना, ये ज़्यादा बड़ी बात है। अब आगे देखो, नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दिस इज पेज नंबर 216। पहला क्वेश्चन है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहला क्वेश्चन का ए पार्ट, 1 ओम और 10⁶ ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, और कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट निकालो। सो 1/RP क्या हो जाएगा? पहला 1 ओम है और दूसरा कितना है? 10 लाख ओम है, 6 जीरो है। तो अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है, सो पैरेलल में कनेक्टेड है तो 10 लाख नीचे एलसीएम आ गया, 1 से इसमें डिवाइड करोगे और इससे करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 और 1, और 1 2 3 4 5 6, तो 1/RP। तो ये हुआ, अब रेसिप्रोकल करना है, यानी इन्वर्टिंग बोथ साइड, तभी तो RP ऊपर आएगा, और इधर का भी पलट दो। सो इन्वर्टिंग RP क्या हो जाएगा?
1 2 3 4 5 6 और डिवाइडेड बाई 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 और 1, ये चीज़ आ गई। देखो इसको डिवाइड करने की तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इसको क्या करते हैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट, हाँ सर इसको 10/6 रख के भी तो कर सकते हैं, मतलब उसको लैब में लिखना जरूरी है क्या? लाख में किया है तो उसके 10/6 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐड तो करना पड़ेगा ना 1, तो 1 करने के लिए तो इसको फुटकर मिलाना जरूरी है। अब देखो ऊपर क्या है, ऊपर 6 जीरो है, जरा चेक करिएगा 1 2 0 2 0 2 0, ये ऊपर 6 जीरो है और नीचे देखिए डिवाइड किया और 1 2 0 2 0 1 0 और 1, तो क्या आ गया 0.99999, 5 बार 9 लिख दो, कितनी बार 9 है 3 3 6 बार 9 है, तो यही लिख दो बस। सो दिस इज 0.9 बार और ओम। बोलो समझ में आ गई बात, पलट दिया ना। अच्छा अब 3 को ले रहा है, इसका बी पार्ट देखिए, एक ले रहा है 1 ओम, सर हाँ सर हमारी मैम ने ना यही बताया था, मैम ने कहा था लेकिन ये अगर ये इतना करीब है ना तो इसको 1 ओम लिखा जाता है। तो लिखा जा सकता है। 0.9 बार को 9th में आपने पढ़ा नहीं है कि 0.9 बार को x मान लो, पढ़ा नहीं था। सर 0.9999 ये है, एक मिनट रुकिए, ये x है तो बताओ 10x क्या होगा, ये चीज हो जाएगी, इसको इसके नीचे रखो और 0.9999 लिखो और इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो बताओ कितना आया, तो x कितना आया, आ गया ना 1। तो इतना लिखने के बाद 1 ओम लिख देना, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू 1, तो आपने देख ही लिया कि उसी को ऐसे कर देना। मैम ने ठीक, हाँ बोलो। सर वो भी तो होता है कि सर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो सर जो लोएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगी उससे कम ही आएगी सर। हाँ ये बात सही है, तो उस वजह से ही भी लिखना ठीक है, 0.999 जस्टिफाइड है, इट इज लोअर देन द लोवेस्ट। पैरेलल में जैसे सीरीज में हायर देन द हाईएस्ट है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लो हमेशा, अब इसमें 8 वोल्ट आया था, इसी में देख लो 5 10 और 30, और जब ये निकाला R तो 3 आया, 5 से भी कम आया, ठीक है। यहाँ देख लो, तो जहाँ पर आपने मिक्स्ड लिया है, मिक्स्ड में कितना था 10 और 40 था, क्या किसी को याद आ रहा है 10 और 40 का कितना आया था, सर 8 आएगा सर। क्या दोनों छोटे से भी छोटा था। यस सर। अच्छा इसमें बताओ 30 20 60 में किसी को याद है, सर 10 आया था। क्या वो छोटे से भी छोटा था। यस सर। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लोअर देन द लोवेस्ट, ये लाइन यहाँ लिखने लायक है, इसीलिए इसके रेफरेंस में लिख दो, तब ये 0.9 जस्टिफाइड होगा, क्योंकि 1 तो हो नहीं सकता, उससे तो कम ही होना चाहिए। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लोएस्ट। अब जरा सेकंड का देखो, 1 ओम 1000 ओम और इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 ओम, ये 3 है, R1 R2 R3 ले लो तीनों को, और ये पैरेलल में है। सो 1/RP इज 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, एक बार फार्मूला लिखिए तभी वैल्यू डालिएगा। सो दिस इज 1/1 1/1000 प्लस 1/, ऐसे कर लें। अच्छा इसमें 1000 ही इनका ये 10 लाख एलसीएम आएगा, 10 लाख इनका एलसीएम आ गया, तो प्रवीण यहाँ क्या लिख दूँ,
हम्म, तो 1000 1000 लिख दूं? आयुष बताओ। नहीं सर 10 लाख 10 लाख। प्रवीण यहाँ क्या लिख दूं? यहाँ बोल। सर 1000 सर हाँ अभी ठीक है। यहाँ क्या लिखूं? सर यहाँ पे एक मिनट सर 10 लाख 10 लाख। इससे इसमें डिवाइड करोगे 1 ही तो आएगा। ठीक है, अब देखो इन सब को ऐड कर दो, तो ऐड करने पे सीजन क्या आएगा बोलो? सर कर रहा सर 10 लाख सर 10 लाख 10001 क्योंकि टोटल 3 3 6 हो गए ना, और डिवाइडेड बाई 6 जीरो। अच्छा ये तो 1/RP हुआ, अगर पलट दो तो क्या होगा? RP कितना हो जाएगा? दैट इज 1 2 3 4 5 6, और नीचे क्या आ जाएगा? 1। इतनी बात हो गई। ये चीज़ हम कैलकुलेटर से कर लें और फिर हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कैलकुलेटर से कर लें फिर उसी को याद रखें। ऊपर कितना है? 6 जीरो। देखो दैट इज़ 1 0 0 0 0 0 0, और नीचे 1 0 0 1 0 0 1 कर लिया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो तो 0.999 3 डिजिट तक ही 9 आ रहा है। उसमें 9 बार आ रहा था और इसमें क्या आ रहा है? 3 डिजिट तक 9 आ रहा है, बस 999 आ रहा है। फिर से करें क्या? आपके में कुछ और आ रहा है? सर वैसे टीचर बोलते सर लास्ट के 2 डिजिट तक ही लिखते हैं तो सर उससे तो ये 0.999 ही आ रहा है, उसमें सारे 9 आ रहे थे, तो 3 डिजिट तक 9 लिखो। तो इसलिए 0.999, और बहुत अगर आपको और अच्छा करना है तो 9990 कर लो। इसको फोकस करो कि हमारा यहाँ चौथे डिजिट पे 0 है, सो दैट विल बी मोर एक्यूरेट। ठीक है, सो नहीं 9 आ रहा था, उसके आगे 6 जीरो थे तब 9 आ रहा था, तो इसलिए ये इतना ठीक है। सो इन केस अगर 3 रजिस्टर्स हैं तो भी ये लोअर देन द लोवेस्ट है। अब देखो तो दैट इज अगर हमने एक रजिस्टर बढ़ा दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? पैरेलल में एक बढ़ा दिया आपने, मान लो पहले 2 रजिस्टर थे, अब मैंने एक और बढ़ा दिया पैरेलल में, तो जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो पहले से बढ़ गया कि और कम हो गया? कम हो गया। अच्छा ये मुझे बताओ कि अगर 2 ओम के 2 रजिस्टर हैं, अनीशा बताइएगा, 2 ओम के 2 रजिस्टर हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? मैं बताऊं 1 ओम। चेक कर लेते हैं। सो मैं बताऊं हाँ बोलो, सर 2 चेक कर लेते हैं। 1/RP इज 1/R प्लस 1/R, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। सो बताओ 1/RP क्या 2/R होगा? बताइए। तो RP कितना हो जाएगा? क्या R/2 हो जाएगा? पलट दिया, देख लो, पलट दो तो सर 1 ओम ही होगा। तो 2/2, तो इट इज 1 ओम। ये हो गया, यानी जितने रजिस्टर हैं उतने से डिवाइड कर दो इसमें। अब मान लो मैंने 6 2 ओम के ले लिए, ठीक है, ऐसे ले लिए, 5 ले लिए, और सभी 2 2 ओम के हैं। सो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और फिर इसका आगे कनेक्शन दे दिया। तो बताओ 1/RP क्या होगा? 5 टाइम्स 5 टर्म्स, तो 5/R हो जाएगा क्या?
तो 1/RP अगर 5/R है, सो इससे RP क्या आ जाएगा, R/5 आ जाएगा। पलट दो, दोनों तरफ पलट दो, इधर RP/1 उधर R/5। बोलिए। तो इसलिए अगर 5 रजिस्टर है तो 5 से डिवाइड करो, और अगर n रजिस्टर हैं तो किससे डिवाइड करोगे, n से। सर एन से हाँ, तो जितने रजिस्टर हो उतने से डिवाइड करना। यहाँ 2 थे तो कितने से डिवाइड किया, 2 से। और 5 है तो 5 से कर देना। और अगर मान लो जैसे आपकी बुक में दिया है पीछे कि 100 रजिस्टर हैं, 2 ओम के सब पैरेलल में है, तो क्या बता सकते हो 2/100 कितना होगा। सर 1/50 1/50 क्यों करते हो, 2/100 है 0.02 ओम। बोलो सीधा, जो चीज सरल है उसे सरल रखो, ठीक है। सर वो तो फिर टोटल आरपी का आ जाएगा ना। हाँ, वही आरपी आ जाएगा, बस 0.02 उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। जितने रजिस्टर बढ़ते जाएंगे पैरेलल में, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा, ये बताइए मुझे। मैंने 5 लगा दिए तो क्या और कम हो गया, हाँ। क्या ये 0.4 ओम हो गया, जो पहले से भी कम हो गया। पहले तो 1 ओम था, 5 लगाने से क्या और कम हो गया। So if number of resistors are increased in parallel, then their effective resistance या equivalent resistance decreases। बोलो, समझ में आ गई बात। अगर समझ में आ गई है सृजन तो रिपीट करो इसी सेंटेंस को। बोलिए, इफ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर इंक्रीज्ड इन पैरेलल तो क्या होता है, Then the equivalent resistance decreases. in parallel, then their equivalent या effective resistance एक ही बात है, decreases for n identical resistors in parallel। अगर मान लो मैंने n रजिस्टर्स लगा दिए ऐसे इन पैरेलल में, ऐसे डॉट से दिखाया जाएगा जब बीच में कई हों, ऐसे। तो n रजिस्टर्स लगा दिए, सभी एक जैसे हैं, ये। सो इस केस में क्या होगा, 1/RP इज 1/R प्लस 1/R। सर आर n टर्म्स, कितनी टर्म्स हो गई, n टर्म्स हो गई। तो फिर क्या हो जाएगा, क्या ये n/R हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R तो 2/R, ऐसी n टर्म्स हो गई तो n/R। तो RP क्या हो जाएगा, ये चीज है, R/N। ये हो गया R/N हो जाएगा। नाउ अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, a toaster of 50 ohm and a water filter of 500 ohm are connected in parallel to 220 volt supply। इलेक्ट्रिक लैम्प है, 100 ओम का कर दिया, और टोस्टर है 50 ओम और वाटर फिल्टर, तो 100 ओम 50 ओम और दैट इज 500 ओम। सबसे ज़्यादा करंट किस में से फ्लो करेगी, वाटर ये वाटर फिल्टर है। तो ये बात श्रेयान ही बता सकते हैं, और कोई तो नहीं बता सकता, क्योंकि श्रेयान ये चीज़ जानते हैं। सबसे ज़्यादा करंट श्रेयान किस में फ्लो करेगी, सर वो जो 50 ओम है वहाँ से।
हाँ, ये लैंप है, ये टोस्टर है। जब आप रास्ता दोगे, अपने आओ मेरे यहाँ चौड़ी सड़क है, हमारे यहाँ 4 लेन है, तो सबसे ज़्यादा उसी में जाएंगे कि पगडंडी से सब लोग जाएंगे, गांव के खड़ंजे से? बताओ। चाहे टोल टैक्स भी देना पड़ जाए, जाएंगे वहीं से जो सबसे हाईवे होगा। और ये 500 ओम से कैसे चले जाएंगे? ठीक है, हमारे यहाँ तो नहीं जाते। दैट इज़ वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर में इतनी एनर्जी भी नहीं लगेगी, और जहाँ से ज़्यादा लोग जाएंगे वहीं से ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि वोल्ट क्या होता है? जूल पर कूलम। तो ज़्यादा कूलम चार्ज जाएगा तो ज़्यादा एनर्जी जाएगी। बोलो, समझ में आ गई बात? तो लेस रेजिस्टेंस मोर करंट मोर एनर्जी। अब देखो, अब हमसे ज़्यादा चीज़ नहीं पूछी जा रही है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन? कह रहा है कि यदि मैं इसी सोर्स से, सेम सोर्स से और सेम करंट ड्रॉ हो, ऐसा करते हुए इनकी जगह मैं एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा दूं, सबको हटा के, जो सेम सोर्स से सेम करंट ड्रॉ करे, जैसा कि अनीशा बोलती हैं, तो उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं इसकी जगह अगर एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा दूं जो उसी सेल से, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से वैसी ही विद्युत धारा निर्गमित करे, इट इज ड्रॉइंग द सेम करंट फ्रॉम सेम सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस इलेक्ट्रिक आयरन का कितना प्रतिरोध होगा? what will be its resistance? तो वो आरपी हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इनके इक्विवेलेंट जो है वही है। तो हमें आरपी निकाल लेना चाहिए, बस वो हमसे ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। और इसके अलावा सर्किट करंट भी पूछ रहा है। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट? इसमें करंट क्या होगी? कहता है आरपी बता दो और आई बता दो, ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। इसमें V क्या था? बोलिए। वी देख लेता हूँ, अभी देखने से पता चलेगा। ये सप्लाई लाइन है। 220 वोल्ट का मतलब है जो हमारे घर की सप्लाई लाइन है। ये एसी होती है। एसी का मतलब प्लस माइनस होती रहती, इसमें कोई पोलरिटी नहीं होती है। ठीक है ईशान, कुछ है बॉदरिंग तो बता दो। नाउ तो वो 650 बोल रहा है। 650 वो चेक करना पड़ेगा। सर वो सीरीज समझ रहे हैं। देखो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीरीज भी बोल रहा है तो जरूर उसके मन में कुछ है, क्योंकि ट्रिक भी तो होती है कोई चीज़। ऐसे वो कैसे बोल रहा है? हो सकता है कि कोई उसके मन में एक शॉर्टकट ट्रिक आ रही हो, वरना ऐसे तो कोई पैरेलल को सीरीज नहीं बोल देगा ना। तो वो खुफिया चीज़ हम पूछ लेंगे। अब देखो 5 से इसको डिवाइड करो। प्रवीण 50 से करेंगे तो क्या आएगा? सर 50 से करेंगे तो 50 आएगा। अच्छी बात है। अच्छा अब 500 से करेंगे तो क्या आएगा? 100 सर। अच्छा है, इतना तो ठीक चलेगा। 16/500 ठीक है। सो 1/RP इतना आ गया। तो RP क्या होगा? सर 500/16। 500/16। सो इसलिए इसको आप 4 से डिवाइड कर दो ऊपर से, या 16 से ही कर दो। 500 तो 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 हो जाएगा, 3 टाइम जाएगा। 48 में कितना बचेगा? नाउ 48 तो 20 बच गया। 20 कितना बच गया? 2 बचा, 0 लगा दिया। सो 16 4 बच गया। 31.25 ओम आ रहा है। 25 प्लस करेंगे तो 650 आएगा सर। 31.25 ओम क्या आ गया? सर वो आपने प्लस कराया ना, 100 प्लस 50 प्लस 500, तो उधर 650 आएगा सर। हाँ तो करा तो ना, एलसीएम लिया। अब जैसे मान लो 1/2 और प्लस 1/3, अब कह दो इसे हम 1/6 लिखें, तो ऐसे आपकी कोई थोड़ी ना बात मानेगा। जो 6th पढ़ा है या 5th क्लास पढ़ा है वो उसको तो आप ब्लफ नहीं कर पाओगे, और जिसने नहीं पढ़ा है सीधा 10th में आ गया है उसको वो भले ही मान जाए आपकी बात। 5/6 है, आप कहोगे नहीं हम तो इसे 1/6 लिखेंगे,
तो जो 5th 6th छोड़ के सीधा 10th में आया है, ठीक है, वो आपकी बात मान लेगा। लेकिन और बच्चे बैठे हैं ना, तो उस विद्वानों की सभा में लोग फिर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, वो नहीं मानेंगे आपकी बात कि इसको 650 कर दो, कहेंगे एलसीएम लो। समझ में आ गई बात? तो ये चीज हो गई। आर 0.74 ओम आ रहा है क्या सर, ये जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है इसका जो करंट है ना, ये 0.74 ओम अब ये चेक कर लेते हैं। तो करंट के लिए क्या करें? अब ये हमारे पास आरपी आ गया, आरपी की वैल्यू इतनी आ गई। चाहे तो आप इसे सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। 4 से ऊपर कट करो, 4 1 जा 4, 10 आया, तो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20 और फिर 4। सिर्फ इतना ही लिखो, ये लिखना भी अच्छा है क्योंकि करंट निकालने के लिए ये हमारे काम आएगा। अच्छा, V क्या होता है? IRP। तो V इज इक्वल टू IRP। V कितना है? 220 की सप्लाई लाइन है, I का पता नहीं, R कितना है? 125/4। बोलो सही है, यही रख दो फ्रैक्शन में। यस सर। तो 220 इंटू 4/125, यही I आ गया। अच्छा, इसको 5 से कट किया जा सकता है। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, इसे भी करो। 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20, तो ये 176 आ गया क्योंकि 44। समझ नहीं आया सर। हाँ बोलो। जैसे V इज इक्वल टू IRP, यहाँ देखो, क्या मैंने इन सभी को सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया है? सर नो सर, नो 125/4 से समझ में नहीं आया। अच्छा, 125/4 हमने कहा कि हम डेसिमल में नहीं करेंगे, क्योंकि डेसिमल में अगर करेंगे तो बाद में दिक्कत क्या होगी कि जो लोग V इज इक्वल टू IRP लिखेंगे तो 220 इज इक्वल टू I इंटू 31.25 लिख देंगे। अब फिर I को क्या लिखेंगे? 220/31.25। अब इससे डिवाइड करने में बड़ी दिक्कत है, तो वो लोग चाहते नहीं है, कुछ लोग ऐसा, कि हम RP को 31.25 लिखें फिर उससे डिवाइड करें। वो कह रहे हैं RP को सीधा फ्रैक्शन में ही रखो तो आसान रहेगा, आपने डेसिमल में क्यों कन्वर्ट कर दिया? उससे फिर हो सकता है आगे सॉल्व हो जाता। तो उनकी इच्छा के लिए हमने इसे ये ना मानते हुए ये मान लिया, 4 4 से डिवाइड कर दिया। भाई सबकी इच्छा का ख्याल रखना पड़ेगा ना। कुछ लोग कह रहे हैं हम 31.25 से नहीं डिवाइड करना चाहते, हम इससे क्यों करें? तो उनके लिए हमने कहा ठीक है आप इससे कर लें। तो सिंप्लिसिटी के लिए क्या है, बाकी इसमें कोई हमारा ऐसा फाउल इरादा नहीं था। अब देखो, सो दिस इज 176/25, इट इज I। बोलो सही है? समझ में आ गई बात? यस सर, यस सर। अच्छा, अब इसमें हम 176/25 करें, सर 7.04 एम्पियर आ रहा है। चेक कर लेते हैं by 25। सो इट इज 176/25। तो 25 से 176, सो इट इज 175। 1 बच गया, डेसिमल लगाओ, एक जीरो लगाओ, फिर जीरो बढ़ाओ तो एक और जीरो बढ़ाओ, फिर 4 लगा दो तो 100। इतनी बात हो गई। सो इट इज 7.04 एम्पियर। सर्किट करंट क्या हो गई? इज 7.04 एम्पियर। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और बीच में लिख दो रजिस्टर, कि रजिस्टर के लिए है, ये कोई सेल के लिए नहीं है, क्योंकि सेल के लिए भी बनता है ऐसा, वो बाद में देखा जाएगा। तो पहली चीज है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? ये रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। एंड टू एंड।
सो इसमें क्या होता है, वन एंड ऑफ ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर are connected together and other end of all registers are separately connected together. अच्छा, सेकंड क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. और इसमें क्या होगा, आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीन रजिस्टर के मामले में. यहां पर रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज सम ऑफ रेसिप्रोकल. सम ऑफ रेसिप्रोकल जरूर लिखना, जो सम है ये नहीं है कि 1/RP इज R1 प्लस R2 नहीं है, उनका भी रेसिप्रोकल है. सम ऑफ किसका, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. सो इसलिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. यहाँ सीधा उनका सम है, यहाँ सबके रेसिप्रोकल का सम इफेक्टिव रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल है. नेक्स्ट इज, अब देखिए कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज हायर देन द हाईएस्ट. और यहाँ क्या लिख दें सृजन, effective resistance is lower than the lower. हाँ, रेजिस्टेंस इज लोअर देन द लीस्ट या लोवेस्ट. इसमें क्या है, इफ वन रजिस्टर इज फॉल्टी देन सर्किट ओपन्स. मान लीजिए एक रजिस्टर आपका फ्यूज हो गया, ये टूट गया, लीजिए इसमें मेल्ट हो गया, और बाकी रजिस्टर बढ़िया हैं, तो क्या आपका सर्किट ब्रेक हो गया. Yes, sir. So- Yes, sir. और इसमें क्या है, मान लीजिए एक रजिस्टर ये टूट गया, आपके घर का इलेक्ट्रिक आयरन खराब हो जाता है तो क्या पूरे घर की लाइट चली जाती है, कि सिर्फ नहीं, sir. नहीं. और क्या इसमें सबके लिए अलग अलग सेपरेट स्विचिंग ऑप्शन होते हैं कि जब इलेक्ट्रिक आयरन चलाते हो तो टीवी भी चलाना पड़ता है और सब कुछ चलाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं होता है. No, sir. तो सबके लिए अलग अलग स्विचिंग ऑप्शन है, और मेन सर्किट भी है, वो तो है ही है, लेकिन सबका अलग अलग स्विच भी होता है. इसमें झालर है, जैसे ही ऑन करोगे सब झालर के क्या सारे एक साथ चालू हो जाएंगे, कि अपने मन से कह दोगे नहीं 4 मत जलो 3 जलो, सभी जल जाएंगे ना, जो दीपावली की लड़ी है. तो इसलिए इसमें क्या होगा, इफ वन रजिस्टर बिकम्स फॉल्टी देन सर्किट ब्रेक्स और सर्किट ओपन्स. इफ वन रजिस्टर becomes faulty then circuit breaks या opens. ठीक है, and no current flows through any register and no current flows through any resistor.
या एप्लियंस, आपके घर के भी एप्लियंस हो सकते हैं, अगर सीरीज में आपने लगाया है तो फिर किसी से नहीं होगी। अच्छा, इसमें क्या है, इफ वन रजिस्टर या आपके घर का कोई एप्लियंस है वो फॉल्टी निकल गया, देन करंट कंटिन्यूज टू फ्लो, इसमें नहीं फ्लो करेगी। देख लो ये ओपन हो गया, इसमें थोड़ी ना फ्लो करेगी, ये तो टूट गया ना सर्किट, लेकिन इसमें तो करेगी। एक जगह आपने डैम बना दिया तो क्या गंगा बाकी जगहों से नहीं बहेगी? तो इसलिए फॉल्टी, देन करंट कंटिन्यू टू फ्लो थ्रू अदर रजिस्टर। पैरेलल में मेल्टिंग का बताया था सर, मैं लेफ्ट हो गया था सर एक बार। क्या मेल्टिंग? पैरेलल में मेल्टिंग नहीं बताया हमने। उसको वीडियो देखने बोल दीजिएगा। अच्छा, ये जो है ये अगर मेल्ट हो जाए तो इससे कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। अगर ये मेल्ट हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो इससे फ्लो करती रहेगी। आपके घर में एक टीवी खराब हो जाए तो क्या फ्रिज भी खराब हो जाएगा? सब खराब हो जाएगा कि वो सब चलते रहेंगे? हमारे घर का जो सर्किट है ना वो पैरेलल का होता है। सो हाउस होल्ड सर्किट इज ऑफ पैरेलल। सिर्फ जो लड़ी होती है दीपावली में लगाई जाती है, क्रिसमस में, वही सीरीज की होती है। उसमें एक बत्ती खराब हो गई तो हाँ बोलो। सर ये लेफ्ट हुआ भी नहीं था सर। ठीक है, तो आप लेफ्ट हो सकते हैं अगर कुछ चाय पानी बन गया। अदरवाइज मैंने ये बताया था कि यहाँ पर अगर एक मेल्ट हो जाए तो बाकी से हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब देखो नेक्स्ट इज क्या है, सेपरेट स्विचिंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। जबकि इसमें क्या है, ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। और इसमें क्या है कि सेपरेट, सबके लिए अलग अलग स्विच है हमारे घर में। स्विचिंग अगर अलग अलग स्विच से सब अलग अलग चल रहे हैं तो जान लेना पैरेलल है। पैरेलल में ही ये सुविधा है। यहाँ तो ऑफ कर दोगे तो सब, इसको ऑफ कर दो, काट दो यहाँ से, किसी में जाएगी करंट? बताओ। नहीं सर। तो ऐसा अगर हमारे घर में तो नहीं होता। फैन अलग से हम चला लेते हैं, लाइट अलग से चला लेते हैं, टीवी अलग से चला लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सब पैरेलल में है। तो सब अलग अलग हैं कि नहीं? तो सेपरेट स्विचिंग ऑप्शन इज अवेलेबल। अच्छा ये बताओ, 1.5 वोल्ट से खिलौना चलाओगे तब तेज लाइट और साउंड आएगा कि 9 वोल्ट से चलाओगे तब? 9 वोल्ट से। अच्छा, तो मान लीजिए यहाँ पर इसके पास 6 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और ये इसमें सब में 6 वोल्ट ही रहा। तो बताओ कौन ज़्यादा अच्छा है? ये 1 वोल्ट पे चल रहा है, ये 1 और 2 वोल्ट पे चल रहा है, कितना थोड़ा थोड़ा इसमें वोल्टेज ड्रॉप है। तो पैरेलल में सब 6 वोल्ट हैं। सो द फुल पोटेंशियल ड्रॉप टेक्स प्लेस एट, हाँ बताइए, एनीथिंग? The full potential drop takes place at all appliances in parallel, so they work at full efficiency. सब पे 220 का होता है अपने घर में, यहाँ तक कि 0 वाट का बल्ब भी 220 लेता है और 210 का एसी भी 220 लेता है। सब पे पूरा पोटेंशियल ड्रॉप है, तो सब फुल एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। यहाँ तो बंटवारा हो जाता है, झालर टिमटिमाती रहती है। हाँ सर जो 0 वाट का बल्ब होता है सर, वो कितनी बिजली लेता है सर? देखो, जिसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें सबसे कम करंट जाएगी। वो स्वागत ही नहीं करता, उसमें तार उलझे हुए रहते हैं, देख लेना। 0 वाट का जो बल्ब होगा ना उसमें तार बहुत उलझे हुए रहते हैं अंदर, वो जाने ही नहीं देगा करंट को। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी देख लिया कि करंट उसमें पैरेलल में सबसे कम उसी में जाती है जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे कई क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो इफ़, जैसे यहाँ देख लो, आपने पूछा कि 5 ओम वाले में कितना जाएगा, तो 5 ओम वाले में कितनी गई सबसे ज़्यादा? उसने स्वागत किया 2.4। फिर 10 ओम में कितनी जाएगी? लो 1.2 कम हो गई। अब एक 30 वाला भी है, उसमें तो बिल्कुल कम हो गई 0.4। तो जो ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा उसमें करंट थोड़ी ना जाएगी।
कम होना चाहिए ना रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से कि क्या बात हो गई कि सेम पोटेंशियल ड्रॉप, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप इज सब डिवाइडेड, इसमें क्या होता है देख लो, सब डिवाइड नहीं हो गया। सो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप इज सब डिवाइडेड। सो appliance do not work at their full efficiency. So appliance do not work at full efficiency। जैसा अभी आपने बताया कि 1.5 वोल्ट में धीरे धीरे चलेगा और 9 वोल्ट का करोगे तो ज़्यादा जलेगा। तो अब जब कम कम वोल्टेज होगा तो फिर यहाँ तो 6 वोल्ट का है तो यही जलेगा ज़्यादा। इसमें सब में सेम ड्रॉप है और इसमें ज़्यादा करंट भी ड्रॉ करेगा, क्योंकि ज़्यादा रजिस्टर का मतलब क्या होता है, लेस इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो ज़्यादा करंट। क्योंकि जब फाइनली ओम्स लॉ लगाओगे, बताओ तीनों 6 वोल्ट, तीनों अगर 2 ओम का हो या तीनों 3 ओम का हो तो फाइनल कितना ओम हो जाएगा, 1। तो 1 ओम है तो 6 एम्पियर करंट जाएगी, जरा देख लेना। और अगर यहाँ तीनों 3 हुआ तब तो 9 ओम हो गया, तो कितनी कम करंट जाएगी, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो 6/9 जाएगी, 1 ओम भी नहीं जाएगी। तो ये अच्छा है कि ये करंट मैक्सिमम किस में ड्रॉ हो रही है, पैरेलल में। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप सब डिवाइड हो गया, इसलिए ये अपने फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाए। सो फुल पोटेंशियल ड्रॉप टेक्स प्लेस एट ऑल रजिस्टर। सर ये जो वोल्ट मीटर और एमीटर होते हैं सर, उनकी रेजिस्टेंस कम होती है या ज्यादा? वोल्ट मीटर की इनफाइनाइट होती है 10 लाख और एमीटर की 0.00001 होती है। सो ऐसा क्यों? बता रहे हैं, फुल पोटेंशियल ड्रॉप टेक्स प्लेस एट ईच रजिस्टर, सो दे वर्क एट देयर फुल एफिशिएंसी। तो सभी फुल एफिशिएंसी से काम करते हैं। अब आज के लिए इतना ही, आपका सवाल हम पेंडिंग रखते हैं और अगले बारी में देखेंगे कि वोल्ट मीटर और एमीटर के अलग अलग रेजिस्टेंस क्यों होते हैं। मान लो जिस करंट को रास्ते में तुम्हें नापना है, एक हिंट देख लो, तो तुम रास्ते में ही खड़े हो जाओगे क्या? बाइक को गिनती करने के लिए तुम्हें खड़ा किया गया है तो तुम रास्ते में खड़े हो जाओगे, नहीं ये बाइक को नहीं जाने देंगे, कि जाने दोगे? एमीटर का क्या काम है बताओ? करंट को मेजर करना ना, कि करंट में बाधा डालना। तो मेजर करने के लिए उसे अपनी तरफ से तो नहीं रेजिस्टेंस सेट करना चाहिए ना। आइडियल एमीटर वही जो चुपचाप पुलिस वाला खड़ा होकर देखे कि कितने लोग जा रहे हैं और सबको रोकने लग जाए तो जा पाएंगे उस सड़क से लोग? तो इसलिए एमीटर का बहुत ही माइनर, आइडियल एमीटर इज हैविंग 0 ओम रेजिस्टेंस। और वोल्ट मीटर का क्या है कि वोल्ट मीटर कहेगा हम तुमको मेजर करने के लिए हैं, ये है वोल्ट मीटर, और कहेगा अरे तुम हमारे में से क्यों आ रहे हो, तुम वहीं से जाओ तभी तो ड्रॉप मेजर करेंगे, तुम हम में से आ जाओगे तो वहाँ तुम्हारी कम संख्या हो जाएगी। हम तो वहाँ देखने के लिए कह रहा है, मैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लेके खड़ा हूँ, किसी की मजाल है जो मुझसे गुजर जाए। तुम लोग जहाँ से जा रहे थे वहीं जाओ, हम ड्रॉप मेजर कर रहे हैं, हम सिर्फ गिन रहे हैं कितना कितना पैसा देना चाहते हो। तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, अपने में से जाने देगा कि नहीं? कह रहा है तुम लोग यहीं जाओ और देखो यहाँ कितना, मैं देखने के लिए खड़ा हूँ कि कितना कितना, मैं तुम्हारा फादर हूँ और मैं देखूंगा कितना कितना कहाँ खर्च कर रहे हो। सो वोल्ट मीटर इज फॉर दैट पर्पज एंड नो करंट इज एनरूटेड, इट कंडेम टू एनरूट एनी करंट थ्रू इट। तो इसलिए वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होता है। बोलो बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर अपीयरिंग। ओके, वेलकम।